हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल सोनी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन तक पर। हम लोगों ने यूथ कंपटीशन टाइम्स की डीजल मैकेनिक की बुक स्टार्ट की थी, जो प्रैक्टिस लाइन सेट, जिसमें 51 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 56 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 57 से। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बढ़ाए क्वेश्चन नंबर 57 से। क्वेश्चन 57 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज टू कट कीवे। निम्नलिखित में से किस छेनी चीजल का उपयोग कुंजी मार्गों कीवेज को काटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी, क्रॉस कट छेनी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये फिटिंग टॉप और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से संबंधित है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन का मुख्य फोकस क्या है? कीवे कटिंग। जो कीवे है ना, कटिंग। कीवे क्या होता है? एक पतली नाली, इसमें ग्रूव कटे होते हैं, ग्रूव होते हैं, जो शाफ्ट और पुली हब में बनाई जाती है, ताकि दोनों के बीच में जो पावर का ट्रांसमिशन है ना, वो अच्छे से हो सके। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी पतली ग्रूव काटने के लिए कौन सी चीजल सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी चीजल यानी कौन सी छेनी सबसे उपयुक्त होती है ऐसे कीवेज को काटने के लिए? तो क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट छेनी, ये सबसे उपयुक्त होती है। जब शाफ्ट में बहुत पतली और सीधी कटिंग करनी होती है, तब सामान्य क्या फ्लैट चीजल है ना, ये काम में नहीं आती। सामान्यतः जो फ्लैट चीजल होती है ना, ये काम में नहीं आती है। उस समय पतले कटिंग एज वाली क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। इसको कई बार क्या कहते हैं? टेप चीजल भी कहते हैं। इसको क्रॉस कट चीजल को टेप चीजल भी कहते हैं। अब पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल यानी चपटी छेनी। ये सामान्य कटिंग के लिए उपयोगी होती है, फ्लैट सरफेस साफ करने के लिए होती है। जो एक्स्ट्रा मेटल होता है ना, एक्स्ट्रा मेटल, उसको हटाने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन इसका जो इसका एज चौड़ा होता है, इसलिए कीवे कटिंग में एक्यूरेसी नहीं मिलती है। क्रॉस कट चीजल ये सही रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इससे क्या, ग्रूव्स काटे जाते हैं, स्लॉट्स बनाए जाते हैं, कीवे बनाए जाते हैं। इसका कटिंग एक पतला होता है, इसलिए नैरो कटिंग आसानी से हो सकती है इससे, इसलिए सही आंसर होगा। सेंटर पंच। सेंटर पंच 3 टाइप के होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये बाद में देखेंगे अपन। बस ये देख लो कि ये कटिंग टूल नहीं है, इसका उपयोग ड्रिलिंग से पहले सेंटर मार्किंग के लिए किया होता है, ताकि ड्रिल बिट इधर से उधर ना फिसले। डायमंड पॉइंटेड चीजल। डायमंड पॉइंटेड चीजल यानी ये करती क्या है? ये कॉर्नर्स होते हैं ना, जो कॉर्नर्स को साफ करने के लिए यूज होती है, वी ग्रू काटने के लिए होती है, और जो शार्प एज कटिंग होती है ना, जो उसके लिए होती है, शार्प एज कटिंग, इसके लिए यूज होता है इसका। तो कीवे कटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसका आंसर भी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। मेटल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फायर। धातुएं आग की किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? यह क्वेश्चन फायर सेफ्टी से रिलेटेड है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड है ना। तो ये पूछ रहा है कि यदि किसी मेटल में आग लग जाए, वह किस फायर कैटेगरी से आती है? तो जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो पाउडर होता है ना, तो ये बहुत तेजी से जलते हैं। ये जो तीनों है ना मेटल, ये बहुत जल्दी से स्पीड से जलते हैं, और इन पर अगर पानी पानी डालेंगे ना, तो और तेजी से जलेंगे। तो इन पर पानी डालना भी खतरनाक होता है। जैसे सामान्य आग होती है ना, वो मेटल फायर अलग होती है। सामान्य आग है ना, मेटल फायर से अलग होती है। मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे जलते हैं। अगर इन पर पानी डालेंगे तो क्या क्या हो सकता है? एक्सप्लोशन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है, ये तीनों चीजें हो सकती है। तो ऑप्शन ए है जो बी कैटेगरी, ऑप्शन बी है जो, ये क्या होती है? फ्लेमेबल लिक्विड के लिए होती है।
फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, तो ये गलत होगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ये सामान्यतः वस्तुओं की आग के लिए होता है, जैसे कि लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, तो ये भी गलत होगा। कुछ स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो डी लिखा जाता है, लेकिन ये मेटल फायर पूछा गया है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी है, ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ये जो मेटल फायर के लिए इस कैटेगरी में आता है। स्पेशल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, स्पेशल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी फायर सेफ्टी से है, रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, लेकिन इसमें लिक्विड फायर पूछा गया है, पेट्रोल डीजल की कैटेगरी पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, फ्लेमेबल लिक्विड कम अंडर विच क्लास ऑफ फायर, ज्वलनशील तरल पदार्थ अग्नि की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पूछ रहा है कि जल्दी जलने वाले लिक्विड किस पदार्थ की फायर क्लास में आते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेंट हो गया, केरोसिन हो गया। तो लिक्विड फ्यूल जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इनकी आग सरफेस पर फैलती है, इसलिए डेंजरस होते हैं। तो क्लास ए है ना, जो ये काय के लिए है, ये वुड के लिए हो गया, कोयला हो गया, मतलब कि जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड में लगी आग को बुझाने के लिए उसमें होता है। लकड़ी, कपड़ा, पेपर इत्यादि। क्लास भी इसका आंसर होगा, ये लिक्विड के लिए आती है, लिक्विड के लिए आती है, फ्लेमेबल लिक्विड की क्लास में आती है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। ये है ना जो ऑप्शन सी, सी श्रेणी कैटेगरी क्लास 3, ये गैस फायर के लिए आएगा, गैस फायर के लिए आएगा या फिर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आएगा। ऑप्शन डी आएगा मेटल के लिए, मेटल फायर के लिए। जो पेट्रोल फायर पर पानी डालने से लिक्विड फैल सकता है और आग बढ़ सकती है, क्योंकि जो लिक्विड पेट्रोल हो गया और जो भी केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, इसका जो रिलेटेड डेंसिटी है ना, जो रिलेटिव डेंसिटी, वो कम होती है किससे, पानी से। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर में अगर कोई पानी वाला कुछ डालेंगे तो आग लगने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन बी फॉर बर्निंग लिक्विड्स। अभी तक के हम लोगों ने क्या फायर कैटेगरी कंप्लीट कर ली। अब आते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल इंजन से रिलेटेड, सेंसर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक सेकेंड, क्वेश्चन 60 है, ऑक्सीजन सेंसर इज आल्सो नोन एज सेंसर, यानी ऑक्सीजन सेंसर को सेंसर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन सेंसर को और किस नाम से जाना जाता है, ये है कि और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है लेमडा, लेमडा सेंसर। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंजन में लगे ऑक्सीजन सेंसर का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन 60 है, ऑक्सीजन सेंसर इज आल्सो नोन एज, ऑक्सीजन सेंसर का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है लेमडा सेंसर। तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इंजन में लगे ऑक्सीजन सेंसर का दूसरा नाम क्या है। तो सेंसर जो होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस को, एग्जॉस्ट गैसेस में जो ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करता है। इंजन में फ्यूल और एयर सही मात्रा में मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट गैसेस चेक करता है, ताकि जो ईसीयू है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है, ताकि फ्यूल सप्लाई पर कंट्रोल किया जा सके। जो ऑप्शन ए है लेमडा सेंसर, लेमडा सेंसर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन सेंसर का दूसरा नाम है। ये एयर फ्यूल मिक्सर है ना, जो उसको मेंटेन करता है। तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है, जो रेशियो है, उसको मेंटेन करने का काम करता है।
एयर फ्लो रेशियो का मेंटेन करने का काम करता है। ऑप्शन बी है क्रैंक पोजीशन, ये क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को बताता है। ऑप्शन सी है कैम पोजीशन, अब एक कैम पोजीशन सेंसर होता है ना, जो सेंसर, ये कैमशाफ्ट टाइमिंग डिटेक्ट करता है। मास फ्लो सेंसर, ये क्या करता है, ये इंजन में आने वाली हवा की मात्रा को मापता है। ऑक्सीजन सेंसर कभी खराब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल का क्या हो सकता है, फ्यूल का कंजम्पशन, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ सकता है। और क्या हो सकता है, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ सकता है। और क्या हो सकता है, जो इंजन है इसकी जो परफॉर्मेंस है ये कम हो सकती है। क्वेश्चन 61 है, जो व्हीकल है उसका स्टार्टिंग सिस्टम से जुड़ा होगा। इसमें पूछा है कि स्टार्टर मोटर में मोटी केबल क्यों लगाई जाती है। क्वेश्चन है, थिक केबल इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू स्टार्टर। स्टार्टर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटी केबल की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है मोर करंट इज रिक्वायर्ड टू मोटर, मोटर को अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि स्टार्टर मोटर में मोटी केबल क्यों लगाई जाती है। जब व्हीकल स्टार्ट किया जाता है तब स्टार्टर मोटर को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। आसान भाषा में समझे, अगर स्टार्टर मोटर को पहली बार घुमाती है, मतलब जो स्टार्टर मोटर है ना, वो इंजन को जब फर्स्ट टाइम घुमाती है तो इंजन को घुमाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है। अब जब ज़्यादा पावर होगा तो ज़्यादा करंट भी लगेगा ना, जब पावर ज़्यादा चाहिए रहेगी तो करंट भी ज़्यादा चाहिए रहेगा, इसीलिए मोटी केबल उपयोग की जाती है। अब जो करंट है ना, जो आसानी से फ्लो कर पाए और वायर भी गर्म ना हो, वायर हो ना, वायर गर्म ना हो और वोल्टेज का भी ड्रॉप ना हो, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो सभी, अब ऑप्शन देखते हैं, मोटर का अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है। अब स्टार्टिंग मोटर होती है ना, जो यह समय बहुत, जो स्टार्टर मोटर होती है ना, वो स्टार्टिंग के समय बहुत ज़्यादा करंट लेती है, इसलिए इसको मोटे केबल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए मोटे विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है, यानी थिक इंसुलेशन जरूरी है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। मोर देन 200 वोल्ट रिक्वायर्ड, 200 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जो व्हीकल होता है ना, वो उसको स्टार्ट करने के लिए ना सामान्यतः 12 वोल्ट चाहिए रहता है, जो अपनी बैटरी होती है। अब बड़े ट्रकों के, ये तो बाइक की बैटरी हो गई, और जो बड़ी गाड़ियां, कार और ट्रक होते हैं तो उसमें 24 वोल्ट पर काम करता है। तो ये दो ही टाइप की बैटरी हम लोग यूज करते हैं, तो ये 200 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा। एडिशनल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट वाइब्रेशन, कंपन का प्रतिरोध करने के लिए अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। अब ये सेकेंडरी रीजन है, फर्स्ट रीजन नहीं, मेन रीजन नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। जो मोटे वायर की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, रेजिस्टेंस कम होगा, हीटिंग कम होगी, करंट जो धारा का प्रवाह वो ज़्यादा होगा। तो ये तीन खासियत है मोटे तार की, इसलिए इस पर यूज किया जाएगा। जब करंट बढ़ता है ना तो वायर की थिकनेस भी बढ़ती है। अब अगला प्रश्न इंजन ऑयल से रिलेटेड है, पिस्टन रिंग की कंडीशन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 62, कंजम्पशन ऑफ इंजन ऑयल इज मोर व्हेन, उस समय इंजन ऑयल की खपत उच्च होती है जब। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, पिस्टन रिंग इज worn आउट, पिस्टन रिंग घिसे होते हैं तब। प्रश्न का पूछने का तरीका ये है कि इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम से इंजन ऑयल कब कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो पिस्टन रिंग सिलेंडर में, पिस्टन रिंग सिलेंडर और पिस्टन के बीच में सीलिंग का काम करती है, यानी कि पिस्टन से एक तरफ से दूसरे तरफ में ऑयल को आने जाने से रोकती है। जब रिंग घिस जाएगी तो ऑयल कंबंशन चेंबर में पहुंच जाएगा,
कंबंशन चेम्बर में जब ऑयल चला जाएगा और वो जलने लगेगा, इसी कारण जब ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सिलेंडर बोर इज स्मॉलर। तो ये है ना जो कंजम्पशन का डायरेक्ट कारण नहीं है। पिस्टन रिंग इज वॉर्न आउट, घिसी हुई पिस्टन रिंग और लीकेज ऑयल लीकेज देने के लिए होने देती है, और ऑयल ऊपर जाकर के क्या होता है, बर्न होने लगता है। तो ये भी सही आंसर है। ऑयल लेवल लेस, तेल का स्तर कम होता है। तो ये कारण नहीं बल्कि परिणाम है। तेल का स्तर कम होगा अगर पिस्टन रिंग वॉर्न आउट होगी, तो ये परिणाम है, रीजन नहीं है। कंप्रेशन प्रेशर इज लेस, संपीड़न कंप्रेशन का दाब कम होता है। वॉर्न आउट पिस्टन रिंग की वजह से ही होता है ये, जो वॉर्न आउट पिस्टन रिंग है ना, इसी के कारण है, लेकिन ये डायरेक्ट कारण नहीं है। यदि इंजन से ब्लू स्मोक निकले, आप जब गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी से ऑयल है ना जो वो जलेगा ना, ऑयल जब बर्निंग होगी ना, धुआं जब निकलेगा बाइक से, वो भी ब्लू कलर का, ब्लू स्मोक, तो इससे समझ जाना कि आपकी पिस्टन रिंग है ना वॉर्न आउट हो चुकी है और गाड़ी धुआं खा रही है, ऑयल खा रही है। तो क्या होगा, गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा, स्मोक बढ़ जाएगा, पावर, बाइक की इंजन की पावर कम हो जाएगी। अब अगला प्रश्न टरबाइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसमें गैस टरबाइन के प्रकार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63, देयर आर टाइप ऑफ गैस टरबाइन, गैस टरबाइन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 3 प्रकार का, 3 टाइप के होते हैं। गैस टरबाइन का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है ये। गैस टरबाइन को वर्किंग सिस्टम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो गैस टरबाइन है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, ओपन साइकिल। दूसरा क्या होगा, क्लोज साइकिल। तीसरा क्या होगा, सेमी क्लोज साइकिल। तो देख लेते हैं। 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार 3 प्रकार के होता है, गलत 1 नहीं होता। तो ये जो ओपन साइकिल टरबाइन है ना, सबसे ज़्यादा उपयोग में यूज होता है। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो याद रखना, ओपन साइकिल सिलेंडर टरबाइन, क्लोज साइकिल टरबाइन और सेमी क्लोज साइकिल टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 64 है, पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है अंदर से बाहर की ओर। मतलब जो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबंशन कंबंशन इंजन, आईसी इंजन इंटरनल कंबंशन इंजन से संबंधित है क्वेश्चन। पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। ये पूछ रहा है कि इंजन के पावर स्ट्रोक में पिस्टन किस दिशा में चलता है। अब जो पावर स्ट्रोक है वह स्टेजेस होती है, जैसे कि फ्यूल जलने के बाद गैसेस का एक्सपांड होकर पिस्टन को नीचे धक्का लगाता है। ये पिस्टन है, एक रिंग ये लगी है, एक रिंग ये लगी है। अब क्या होगा, अब जैसे ये क्या है, ये पिस्टन है और ये क्या है, चेम्बर है पूरा। अब यहाँ पे क्या है, आग लगेगी, तो जो पिस्टन है ना, ये नीचे की ओर मूव करेगा। जब यहाँ एक्सप्लोजन होगा तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन डाउनवर्ड डाउनवर्ड आएगा। जब कंबंशन होता है तब बहुत हाई ज़्यादा प्रेशर बनता है, और प्रेशर पिस्टन को नीचे की ओर पुश करता है, और यही इंजन को पावर देता है, इसलिए इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है, पहले आउट व फिर इनर की ओर, पहले बाहर फिर अंदर की ओर। सीक्वेंस गलत है, पहले अंदर फिर बाहर, यह भी गलत डायरेक्शन है। कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है ये, बाहर से अंदर की ओर। ये किस में होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में। ये जो है ना अंदर से बाहर की ओर, ये पावर स्ट्रोक में होता है। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो सही आंसर यही है। तो 4 स्ट्रोक इंजन होंगे, उसमें क्या होगा, पहले होगा सक्शन, दूसरे बार में क्या होगा, कंप्रेशन, तीसरे स्ट्रोक में क्या होगा,
पावर, फोर्थ स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट। पावर स्ट्रोक ही इंजन की वास्तविक ताकत पैदा करता है, जो जिससे क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट घूमती है और व्हीकल मूव करता है। अब अगला क्वेश्चन है, इंजन में दोनों वाल्व सिलेंडर हेड में लगे होते हैं। क्वेश्चन 65 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर माउंटेड ऑन सिलेंडर हेड। निम्नलिखित में से किस इंजन में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को सिलेंडर हेड में लगाया जाता है। ऑप्शन ए, आई हेड। इंजन वॉल्व अरेंजमेंट में किस टाइप के इंजन में जो वॉल्व होते हैं, कौन से वॉल्व होते हैं अपने पास, एक होता है इनटेक वॉल्व। अब सीआई मतलब जो एसआई इंजन होगा तो इसमें एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, किसमें, इनटेक वॉल्व में। और जो एग्जॉस्ट वॉल्व होगा उसमें क्या होगा, जो बर्न्ड गैसेस होगी, पावर स्ट्रोक के बाद में जो चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा तो ये बर्न गैसेस इस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगी। और ये दोनों कहाँ लगे रहते हैं, ये जो अपना सिलेंडर हेड है ना, यहाँ लगे रहते हैं। एक पोर्ट यहाँ लगा रहता है, एक पोर्ट यहाँ लगा रहता है। अभी अगर एसआई इंजन है तो ये स्पार्क प्लग है, अगर ये एसआई इंजन नहीं है तो ये फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा। ये जो आई हेड इंजन होता है इसमें दोनों वाल्व सिलेंडर हेड के ऊपर लगे रहते हैं। यह मॉडर्न इंजन में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला अरेंजमेंट है। ये जो एफ हेड है इसमें क्या होता है, एक वाल्व क्या रहेगा, हेड में लगा रहेगा, और दूसरा वाल्व कहाँ लगा रहेगा, ब्लॉक में लगा रहेगा। इसमें क्या रहेंगे, वाल्व पी टाइप वाले में अपोजिट साइड में लगे रहेंगे। और ये जो एल टाइप है इसमें क्या होगा, दोनों वाल्व साइड में होते हैं, इसमें साइड में लगे होंगे दोनों वाल्व। तो अपना जो आई टाइप का है इसमें दोनों वाल्व है ना जो ऊपर की तरफ लगे रहेंगे, सिलेंडर हेड में ऊपर की तरफ लगे रहेंगे। इसके फायदे क्या हैं, बेटर कूलिंग होगी और बेटर कॉम्बशन होगा, और हाई इफिशियंसी होगी। आजकल के जितने भी मॉडर्न पेट्रोल इंजन है ना और डीजल इंजन, सब में ये आई हेड वाला ही यूज होता है, अधिकतर आई टाइप हेड वाला। अब अगला प्रश्न सिलेंडर ब्लॉक मटेरियल से जुड़ा है। में एल्यूमिनियम ब्लॉक में उपयोग होने वाले लाइनर मटेरियल के बारे में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 66, लाइनर्स मेड ऑफ कास्ट आयरन इज नीडेड इन सिलेंडर ब्लॉक मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ढलवा लोहे से बने एल्यूमिनियम से बने सिलेंडर ब्लॉक में लाइनरों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन है ना जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर किस मटेरियल की बनी होती है, मतलब लगाई जाती है। एल्यूमिनियम होता है हल्का, लाइट वेट और जल्दी घिस सकता है, इसीलिए सिलेंडर के अंदर मजबूत कास्ट आयरन का लाइनर लगा होता है ताकि वियर कम हो। अगर एल्यूमिनियम का लगा देंगे तो जल्दी घिस जाएगा, इसी वजह से कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे का लाइनर लगाते हैं। तो ढलवा लोहा करेक्ट आंसर होगा, यह मजबूत और वियर रेसिस्टेंट होता है, लाइनर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये तो सॉफ्ट मटेरियल है, ब्रास पीतल। फॉर्ज्ड स्टील, ये बहुत कॉस्टली होगा, सामान्यतः उपयोग में नहीं आता है ये फॉर्ज्ड स्टील। एल्यूमिनियम, ये बहुत जल्दी वियर एंड टीयर हो जाएगा या घस जाएगा, इसलिए लाइनर के लिए सुटेबल नहीं है। ये क्या है फायदे के, हाई स्ट्रेंथ होगी, लेस वियर होगा, लॉन्ग लाइफ और बेटर हीट रेसिस्टेंट होगा, रेसिस्टेंट होगा। मॉडर्न व्हीकल में लाइट वेट एल्यूमिनियम इंजन ब्लॉक उपयोग होते हैं, लेकिन कास्ट आयरन लाइनर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्यूल फीड सिस्टम इन ट्रेडिशनल डीजल इंजन। पारंपरिक डीजल इंजन में ईंधन फीड प्रणाली
का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी, सबसे पहले क्या होगा, फ्यूल टैंक में जाएगा, फीड पंप में जाएगा, फ्यूल फिल्टर में जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाएगा, देन इंजेक्टर में जाएगा, फिर इंजन में जाएगा। सबसे पहले डीजल किस में जाएगा, डीजल टैंक में जाएगा, फिर फीड पंप में जाएगा, फिर ईंधन फिल्टर में जाएगा, फिर ईंधन से इंजेक्शन पंप में जाएगा, और फिर इंजेक्शन पंप से पिस्टन में जो कंबंसन चेंबर होता है उसमें लगे इंजेक्टर में जाएगा, और फिर इंजन में जाएगा। डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीजल इंजन में फ्यूल किस क्रम में, मतलब किस सीक्वेंस में लगा रहता है। सीक्वेंस पूछा गया है इसका, में फ्लो करता है, यानी फ्यूल टैंक से निकलकर इंजन तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। तो देख लिया, सबसे पहले कहाँ जाएगा, फ्यूल टैंक में जाएगा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो। फिर कहाँ जाएगा, फीड पंप में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फ्यूल फिल्टर में जाएगा, फ्यूल फिल्टर में जाएगा, देन फिर कहाँ जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन इंजेक्शन पंप में जाएगा, देन इंजेक्टर में जाएगा, देन इंजन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आसान भाषा में समझे तो डीजल पहले टैंक में स्टोर रहता है, फीड पंप, फिर क्या होता है, ये जो फीड पंप है ये फ्यूल को खींचेगा, और फिर फ्यूल फिल्टर क्या करेगा, ये गंदगी हटाएगा, फिल्टर करेगा। फिर क्या करेगा, ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये हाई प्रेशर बनाएगा, और फिर क्या करेगा, ये इंजेक्टर पे फ्यूल का स्प्रे करेगा, इंजेक्टर्स। और क्या होगा, इंजन सिलेंडर में लास्ट में फ्यूल चला जाएगा। एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्यूल टैंक, फ्यूल इंजेक्टर, फीड पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल फिल्टर, इंजन। ये जो सीक्वेंस है ना ये गलत है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर सबसे लास्ट में आता है, इंजन के जस्ट पहले आएगा फ्यूल इंजेक्टर, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में क्या गड़बड़ है, इसमें ये जो फ्यूल फिल्टर है ना ये गलत है, फिल्टरिंग इसमें पहले होती है। फिल्टरिंग कब होती है, फ्यूल पंप के पहले। ऑप्शन सी गलत क्यों है, ये जो फीड पंप है इसकी पोजीशन गलत है, फीड पंप की पोजीशन सेकंड नंबर में होनी चाहिए थी फ्यूल टैंक के बाद में। तो सबसे पहले फ्यूल टैंक, देन फीड पंप, देन फ्यूल फिल्टर, देन फ्यूल इंजेक्शन पंप, फिर इंजेक्टर, सबसे आखिर में इंजन। यही डीजल फ्यूल सिस्टम का सही फ्लो है। जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो उसका काम क्या होता है, फ्यूल को प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि इंजेक्शन का फ्यूल को फाइन स्प्रे में बदल सके। अगर ये जो फ्यूल फिल्टर चोक हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, जो पावर मिलेगी इंजन से तो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तीसरा काम क्या होगा, जो फ्यूल की सप्लाई है ये क्या रुक जाएगी। तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ये जो चैनल दिखा है ना रेलवे सिलेक्शन तक। तो टैंक से पंप, पंप से फिल्टर, फिल्टर से इंजेक्शन, इंजेक्शन से इंजेक्टर, इंजेक्टर से इंजन। अब मॉडर्न डीजल टेक्नोलॉजी यानी सीआरडीए सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल नेम ऑफ सीआरडीआई। सीआरडीआई का पूरा नाम क्या है, तो इसका है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। मॉडर्न डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, सीआरडीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये जो हाई प्रेशर होता है ना फ्यूल का, ये कॉमन रेल में स्टोर होता है। और फिर क्या होता है, जो इंजेक्टर है वो क्या करते हैं, वो फ्यूल की सप्लाई करते हैं। इससे क्या बल माइलेज माइलेज बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। और क्या होगा, जो इंजन है वो क्या स्मूथ चलेगा, स्मूथ चलेगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस में होगा इसका, कार्स में होगा, जो एसयूवी होती है ना, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, एसयूवीज, ट्रक्स, इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 है, क्रैंक केस इज मेड ऑफ।
क्रेन केस किससे बना होता है? ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। इंजन कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इंजन का जो क्रैंक केस है सामान्यतः किस मटेरियल का बना होता है? ये क्या है? ये क्रैंक शाफ्ट है और ये किसके अंदर में लगी हुई है? क्रैंक केस के अंदर में लगी हुई है। क्रैंक केस के अंदर में लगी हुई है। ये ऊपर क्या होगा? ब्लॉक होगा, इंजन ब्लॉक। तो ये पूछ रहा है कि क्रैंक केस किसका बना होगा? तो ये जो पूरा है ये किसका बना होगा? तो जो क्रैंक केस होता है ना, इंजन का नीचे वाला भाग होता है। तो इसके अंदर में क्रैंक शाफ्ट होगी, कनेक्टिंग रॉड होगी और लुब्रिकेशन ऑयल होगा। इसे मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वाइब्रेशन वाइब्रेशन और लोड ये दोनों को सह सके, वियर एंड टेयर ना हो। तो जो ब्रास होगा वो इतना मजबूत नहीं होगा कि इंजन का लोड ले पाए। टिन टिन सॉफ्ट मटेरियल है भाई। कास्ट आयरन इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल होगा। ये क्या करता है, जो वाइब्रेशन होता है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कास्ट आयरन। इसीलिए इसका क्रैंक केस में उपयोग किया जाता है। स्टील स्टील स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सामान्य क्रैंक केस मटेरियल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कास्ट आयरन के फायदे होते हैं कि इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, लेस वाइब्रेशन होता है, लॉन्ग लाइफ होती है और हीट रेजिस्टेंट होता है। हेवी इंजन पार्ट्स है ना, वो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डीजल इंजन के एयर फिल्टर से कनेक्टेड है। इसमें पूछा है कि एयर फिल्टर इंजन को कैसे हवा देता है? जो एयर फिल्टर है यूज्ड इन डीजल इंजन प्रोवाइड्स, डीजल इंजन में उपयोग किए जाने वाला एयर फिल्टर प्रदान करता है। ऑप्शन डी क्लीन एंड फिल्टर एयर। जो एयर इनटेक सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि एयर फिल्टर का मुख्य काम क्या है? जो डस्टी एयर होती है बाहर के एरिए की, एनवायरनमेंट की जो डस्टी एयर होती है वो क्या करता है, एयर फिल्टर लेता है, अब्जॉर्ब करता है और फिर वो क्या करता है, क्लीन एयर में टू इंजन ये काम करता है। डस्टी एयर एयर फिल्टर क्लीन एयर टू इंजन को देता है। इंजन को कंबंसन के लिए साफ हवा चाहिए रहती है। अगर डस्ट अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, तो सिलेंडर है ये घिस जाएगा और जो इंजन का डैमेज भी हो सकता है और माइलेज भी कम हो जाएगा गाड़ी का। तो इसीलिए एयर फिल्टर से हवा साफ करना जरूरी होता है और साफ भी करता है वो। तो ये धूल युक्त डस्टी एयर ये भी नहीं रहेगा। हवा ध्रुव स्मोक देने का काम नहीं है भाई, ध्रुव हवा स्मोकी है। बिना फिल्टर की हुई, बिना फिल्टर की हवा हार्मफुल होती है इंजन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, साफ एवं फिल्टर की गई हवा। एयर फिल्टर के फायदे क्या रहते हैं कि इंजन का जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कंप्लीटली रहेगा, बेटर कंबंसन होगा, बेटर माइलेज होगा और लॉन्ग लाइफ रहेगी इंजन की। अगर गलती से जो एयर फिल्टर है वो चोक हो जाए तो क्या होगा, पिकअप। ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जब आपकी गाड़ी पिकअप ना ले, पिकअप कम हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना, जो एयर फिल्टर है ना उसको चेंज कर देना, पिकअप लेने लगेगी। जब गाड़ी में ब्लैक स्मोक आए, काला धुआं, नीला धुआं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, काले धुएं की बात हो रही है। अगर काला धुआं आने लगे सबसे पहली फुर्सत में एयर फिल्टर को साफ करवा लेना, या फिर जब ज़्यादा ही खराब हो चुका है तो उसको चेंज करा लेना। और तीसरा, अगर गलती से आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन कर रही है, कंजम्पशन कर रही है, तो भी यही रीज़न होता है, ये जो अपना एयर फिल्टर है ना ये चोक रहता है। तो बस इसको क्लीन करा लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कूलिंग सिस्टम फेल्यूअर से। इसमें पूछा है कि कूलिंग सिस्टम खराब होने पर, ये जो कूलिंग सिस्टम है ये खराब हो जाएगा तो कौन सी इंजन में समस्या आएगी? 72 क्वेश्चन, ये 71 है। इंजन में शीतलता प्रणाली कूलिंग सिस्टम के विफल हो जाने पर निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी?
तो भैया डी, पिस्टन विल सीज, पिस्टन सीज हो जाएगा। इंजन कूलिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इंजन कूलिंग सिस्टम काम करना बंद करे तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है। देखो भैया, अगर इंजन हीट हो जाएगा तो क्या होगा। इंजन मतलब हीट कब होता है, जब कूलिंग फेल होगी, ओवर हीटिंग होगी, ओवर हीटिंग हो जाने वाली है, और जो पिस्टन है वो सीज हो जाएगा। जब इंजन की कूलिंग सिस्टम फेल होगा तो क्या होगा, इंजन की हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, उससे क्या होगा, ओवर हीटिंग होगी, और ओवर हीटिंग से क्या होगा, जो पिस्टन है ये सीज हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम इंजन का तापमान नियंत्रित करता है, यदि कूलिंग बंद हो गई तो इंजन बहुत गर्म हो जाएगा, तो जो मेटल पार्ट्स होंगे ना वो फैलेंगे तो पिस्टन सिलेंडर में फंस सकते हैं, इससे क्या होगा, पिस्टन सीज हो जाएगा, तो क्लच प्लेट सीज हो जाएगी। कूलिंग सिस्टम का क्लच प्लेट से डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्रैंक सॉफ्ट प्रभावित हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन इफेक्ट पिस्टन है। फ्लाईव्हील सामान्यतः सीज नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है पिस्टन सीज हो जाएगा। ओवर हीटिंग के कारण पिस्टन सिलेंडर में जाम भी हो सकता है। और जो अपना इंजन है उसमें ओवर हीटिंग होती कब है, जब कूलेंट होता है ना, जो कूलेंट क्या, रेडिएटर का जो पानी है वो लीक करेगा, रेडिएटर है ना जो, रेडिएटर वो क्या होगा, ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 72 है, लीकेज ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन वाटर कूलिंग सिस्टम अकर जनरली ड्यू टू। जल शीतलन प्रणाली वाटर कूलिंग सिस्टम में एग्जॉस्ट गैस का रिसाव संभवतः किसकी वजह से होता है। ये होता है ऑप्शन ए, डैमेज ऑफ सिलेंडर हेड गैस्केट की वजह से। क्वेश्चन में पूछा है कि इंजन कूलिंग सिस्टम और इंजन फॉल्ट डायग्नोसिस में वाटर कूलिंग सिस्टम में एग्जॉस्ट गैस लीक होने के सबसे सामान्य कारण क्या है। तो जो सिलेंडर हेड गैस्केट है उसमें क्या होता है कि सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक है के बीच में एक सीलिंग का काम करती है, यदि गैस्केट खराब हो जाएगी तो क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस है ना जो, एग्जॉस्ट गैस वो कूलिंग वाटर में लीक हो सकती है। तो ऑप्शन ए है जो, वो हेड गैस्केट डैमेज होने पर कंबंशन गैसेस को कूलिंग सिस्टम में पहुंचा सकती है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी है रेडिएटर की क्षति, रेडिएटर खराब होने से कूलिंग लीक हो जाती है और एग्जॉस्ट गैस लीक नहीं होती, तो ये नहीं होगा। ये जो वाटर पंप है वो खराब होने से सर्कुलेशन रुक सकता है, लेकिन एग्जॉस्ट गैस लीक नहीं हो सकती, ये भी नहीं। अब जो हेड गैस्केट है उसके खराब होने के संकेत क्या होंगे, जो रेडिएटर होगा, रेडिएटर उसमें क्या बबल आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे, इंजन की जो ओवर हीटिंग होने लगेगा, इंजन ओवर हीटिंग होने लगेगा, सफ़ेद धुआं आएगा, वाइट स्मोक आने लगेगा, और जो कूलेंट होता है ना, जो पानी होता है वो कम होने लगेगा। अगर आपने रेडिएटर का ढक्कन खोला और बबल्स आपको दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हेड गैस्केट है वो खराब हो चुका है, और हेड गैस्केट खराब होने से क्या होगा, जो कंप्रेशन सील है और ऑयल सील है और कूलेंट सील है, ये तीनों का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, टेस्ट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स, टेस्ट को इंजन और गियर बॉक्स के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछ कह रहा है, अगर मतलब ये जो ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में कौन सा कंपोनेंट लगा होता है। तो कल देखा था हम लोगों ने ECG HD, तो क्या है, इंजन और गियर बॉक्स, तो ये इंजन है और ये गियर बॉक्स है, इसके बीच में क्या है, ये क्लच है, ऑप्शन डी। तो क्लच का काम क्या होता है, ये जोड़ता है और अलग करता है। जब ड्राइवर क्लच पेडल बदल दबाता है तो इंजन क्या करता है, पावर गियर बॉक्स से टेम्परली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और क्या होगा, इससे आसानी से गियर अपन बदल सकते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट, ये गियर बॉक्स नहीं, ये डिफरेंशियल सिस्टम के बीच में लगा रहता है, ये जो है ना, ये है प्रोपेलर शाफ्ट, ये डिफरेंशियल और गियर बॉक्स के बीच में लगा है। ड्राइव बेल्ट, ड्राइव बेल्ट ये एसेसरीज है, ये किसी भी
वस्तु को चलाने के लिए होता है। कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है ये। क्लच के मुख्य कार्य क्या है? पावर का ट्रांसमिशन करना, स्मूथ गियर शिफ्टिंग करना, व्हीकल स्टॉपिंग विदाउट इंजन ऑफ, ये है इसका मेन काम। यदि अगर क्लच खराब हो जाता है, अगर क्लच खराब हो जाएगा तो क्या होगा? गियर बदलने में दिक्कत आएगी, जो व्हीकल है वो जर्क करने लगेगा, झटके खाने लगेगा, थोड़ी थोड़ी जली जली सी बदबू सी आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है क्लच सिस्टम से जुड़ा है वो। इसमें पूछा है कि जो क्लच गियर बॉक्स और किसके बीच में होता है? तो क्लच है इज इंस्टॉल बिटवीन गियर बॉक्स एंड डिस्क। क्लच गियर बॉक्स किसके बीच स्थित होता है? कोई ई सी जी एच डी। तो क्लच इज इंस्टॉल बिटवीन गियर बॉक्स। तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि जो क्लच गियर बॉक्स है, क्लच गियर बॉक्स किस कंपोनेंट के बीच लगा हुआ है? तो ये जो क्लच है और ये गियर बॉक्स है और ये प्रोपेलर शाफ्ट है, तो जो और ये इंजन है, तो ये जो क्लच है ये किसके बीच में लगा हुआ है? तो भाई साहब एक तरफ इंजन है और एक तरफ गियर बॉक्स है, तो इसमें क्लच की पोजीशन दी है और गियर बॉक्स की पोजीशन दी है, तो ये इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा इंजन। व्हीकल ट्रांसमिशन लाइन में सीक्वेंस होता है, सबसे पहले इंजन, फिर क्लच, फिर गियर बॉक्स। तो इसलिए जो क्लच है ना वो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगाया जाता है। सभी विकल्पों का विश्लेषण करेंगे तो प्रोपेलर शाफ्ट है ना जो गियर बॉक्स के बाद आता है, ये प्रोपेलर शाफ्ट। एच इसलिए है क्योंकि ये हुक्स जॉइंट से जो असेंबल होता है, जुड़ा होता है। इंजन, इंजन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लच गियर बॉक्स और इंजन के बीच में होता है। रियर एक्सल, जो पिछली धुरी यानी रियर एक्सल है, ये ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से में होता है। मतलब ये जो है ना डिफरेंशियल के बाद में क्या आता है? व्हील्स आते हैं, और व्हील्स किससे बीच में जुड़े? रियर एक्सल। अब ये डिफरेंशियल है, ये एक्सियल सिस्टम का भाग है लास्ट में। पावर का फ्लो क्या होगा? इंजन से क्लच में, क्लच से गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट में, प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल। तो जो क्लच है ना वो हमेशा इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये क्लच पेडल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 5 है, फ्री पेडल प्ले इन क्लच ऑफ कार इज अप्रोक्सीमेटली। कार के क्लच में फ्री पेडल प्ले लगभग कितना होता है? तो ये प्रश्न क्लच एडजस्टमेंट से संबंधित है। पूछ रहा है क्लच पेडल में फ्री प्ले कितना होना चाहिए, जो फ्री प्ले है वो कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट 30 mm तो होना ही चाहिए। जो क्लच पेडल है ना फ्री प्ले, मतलब दबाने के बाद 30 mm तक की कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्री पेडल का मतलब ये है कि पेडल दबाने पर शुरुआती थोड़ी सी मूवमेंट होगी ना, जिसमें क्लच एक्चुअली ऑपरेट नहीं होगा। क्यों जरूरी होता है ये? अगर क्लच प्लेट पर लगातार प्रेशर ना पड़े तो क्या होगा? वियर कम होगा, वो वियर कम होगा यानी घसेगा नहीं। इस वजह से फ्री प्ले देना इंपॉर्टेंट होता है। 3 mm तो भैया बहुत ही कम होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 30 mm होगा। कार क्लच प्लेट का सामान्य फ्री प्ले लगभग 30 mm होता है। 60 mm नहीं भैया, बहुत ज़्यादा है। 100 mm तो प्रैक्टिकली वैल्यू ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फ्री प्ले कम होने पर क्या होगा? क्लच, क्लच है ना जो, वो स्लिप करने लगेगा, प्लेट जल्दी घिसेगी, जल्दी घिसने लगेगी, और ज़्यादा हो जाएगा फ्री प्ले तो क्या होगा? गियर शिफ्टिंग है ना जो, ये हार्ड हो जाएगी, ये हार्ड हो जाएगी गियर शिफ्टिंग। तो दोस्तों 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी रात के बज रहे हैं 12:50 और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।